हेलो एवरीवन। तो जैसा आप सभी लोगों के लिए हम यहाँ पर एक दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है नवंबर और दिसंबर में, उससे रिलेटेड जो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करवाते हैं, उसका जो है ये पार्ट 2 है। आप पार्ट 2 कह सकते हैं या फिर आप प्रैक्टिस सेट 2 कह सकते हैं। इसके तहत क्या है कि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आने वाले क्वेश्चन है उससे जो रिलेटेड है आपको यहाँ पर हम करवाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज मैं आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन लाए हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपका कि पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य। देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पुंगचोलम जो होता है, तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ से संबंध है पुंगचोलम का। इसके साथ साथ बात करें तो ये मणिपुर का आपका यहाँ पर है। और इसके साथ साथ आपका इसका जो मतलब होता है वो 100 ड्रमों यानी कि गर्जना होती है, यानी जो ड्रम होते हैं उनको बजाने की जो गर्जना होती है, ये मतलब होता है पुंगचोलम को मणिपुर भाषा में। तो ये मणिपुर राज्य का देखिए त्यौहार है। इसके साथ साथ वांगला आपका कई बार पूछा जाता है, तो देखिए वांगला भी आपको याद कर लेना है। वांगला जो है ये मेघालय का होता है, तो वांगला भी आपका कई बार पूछा जाता है। इसके साथ साथ कुछ आपके ज़्यादा प्रसिद्ध हैं वो तो आपको पता होंगे, जैसे कि आपका हॉर्नबिल हो गया, ये कई बार पूछा जाता है, तो ये आपका नागालैंड का है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका है, यहाँ पर आया है क्वेश्चन, आगे देखते हैं, रुकिए जी। ये क्वेश्चन है आपका कि भारत को कब तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए टीबी क्या होता था, एक मर्ज होता था एक समय पर जो कि जानलेवा था। तो इसका पूछा है कि इसको मुक्त कर दिया जाएगा भारत में, किसी कोई भी होगा जो व्यक्ति टीबी से ग्रसित नहीं होगा, यानी जो टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है। तो 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से जो चीज़ें हैं जो मुक्त लक्ष्य वाली हैं उनको याद रखना है। यानी WHO जो है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, उसने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। तो अगर आपसे कभी पोलियो मुक्त पूछा जाए कब हुआ था भारत, तो वो हुआ था 2014 में। और 1977 को यानी कि 1977 की बात करें तो इसने भारत को चेचक मुक्त घोषित कर दिया था। अब बारी है टीबी की। तो टीबी जो है आपका, तो वो 2025 तक हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका बनता है कि न्यूट्रल कार्बन यानी जो कार्बन उत्सर्जन है वो शून्य कब तक किया जाएगा। तो उसके लिए राइट आंसर 2047 यानी कि 2047 हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1858 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो देखिए ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 था, यानी भारत सरकार अधिनियम था जो कि 1858 को आता है, और जिसे कि सुशासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया हुआ था, इसका एक और नाम रखा गया जो कि सुशासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर किया गया था। देखिए समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने, क्योंकि कई बार कुछ ही तो समाज है, मान लीजिए आपके 4 से 5 समाज हैं और इनसे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो प्रार्थना समाज की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1867 में हुई थी आत्माराम पांडुरंगी के द्वारा। तो ये आपको एक यहाँ पर याद रखनी, क्योंकि देखिए इसमें क्या था कि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा लेकर महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपको ऑप्शन में सिर्फ आत्माराम पांडुरंगा दे देते हैं, जो कि आपका राइट आंसर होता है। तो इनका 1867 यानी 1867 में हुआ था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। इसके साथ साथ आपके 2-3 समाज और यहाँ पर आपको रिवाइज करा दें जो आपके लिए काम के हैं। एक आपको याद रखना है 1828, एक डेट आपको याद रखनी है। एक आपकी 1867, सारे देखिए 1800 में ही होंगे। एक आपकी 1873 और एक डेट आपको याद रखनी है 1875। ये आप 4 डेट याद रखेंगे। 1878 आपका ये हुआ था आपका ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। 1867 आपको बता चुके हैं प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। 1873 जो था ये था सत्य शोधक समाज, इसके द्वारा ज्योतिबा फुले के द्वारा। 1875 जो आता है ये क्या था आपका, आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो आपका, यहाँ पर आर्य समाज हो जाएगा। 1875 मतलब आर्य समाज, जिसकी जो स्थापना यानी कि वो करी गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये 4 समाज जो है आपको याद रखने, क्योंकि कोई समाज से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि
आपका स्टेप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? देखिए यहाँ पर अगर बात करें स्टेप्सिन की, तो ये आपका एक तरह से एक लाइपेज एंजाइम तो आपने ज़रूर ही सुना होगा। मान लीजिएगा कि आपने स्टेप्सिन नहीं सुना है, तो स्टेप्सिन का दूसरा जो नाम होता है वही आपका लाइपेज एंजाइम होता है, जो कि पहले कई बार आप सुन चुके होंगे आप। और ये आता कहाँ से? ये आपका अग्न्याशय रस से आता है, ये आपके अग्न्याशय में पाया जाता है। क्या होता है कि ये पाचक एंजाइम होता है जो कि वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है, तो वो लाइपेज होगा, अग्न्याशय से निकलता है। इसका दूसरा नाम जो होता है स्टेप्सिन होता है। और एंजाइम जो होता है वसा के टूटने को और फैटी एसिड और ग्लिसरीन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। एक आपका क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आवासीय और शहरी मंत्रालय से रिलेटेड आपका था। आपका क्वेश्चन यहाँ पर हमने ऊपर लगाया हुआ है, कौन सा था आपका? पीएम जो स्ट्रीट वेंडर है, यानी कि स्ट्रीट वेंडर आपका, यानी कि पीएम स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना आप सभी को पता होगा कि जो स्वनिधि योजना है, इसमें क्या था कि जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग थे उनको 10,000 रुपये तक का लोन दिया जा रहा था। आपके कोविड के टाइम पर उस समय 10,000 का लोन दिया जा रहा था। आपका स्वनिधि योजना के नाम से जाना गया। तो ये शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो ये मंत्रालय जो था आपका, ये आवास और शहरी मंत्रालय था। तो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया स्वनिधि योजना, जो किसे कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना बोलते हैं। लॉन्च करी गई है 1 जून 2020 को। इसके तहत क्या होता है कि रेहड़ी पटरी लगाने वाले जो लोग होते हैं, फेरी वाले, उनको 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर याद रखना है, कई बार ये एग्जाम में अभी तक पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? देखिए उज्ज्वला योजना भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उज्ज्वला योजना भी कई बार आपकी पूछी जाती है। तो यह क्या थी? 1 मई 2016 को इसकी पहली बार शुरुआत थी, ये थी उज्ज्वला योजना। इसके बाद 2.0 भी इसकी आती है उज्ज्वला योजना की, ये पहली है आपकी 1 मई 2016 को। इसमें क्या था कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे थे उनको मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर दिया गया था। और इसको क्या थी कि उत्तर प्रदेश के बलिया में सबसे पहले शुरू हुई थी, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के बलिया में आपकी शुरू हुई थी आपके 1 मई 2016 को। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी क्या था कि आपकी इसके बाद आती है जो दूसरी हुई थी, उसकी शुरुआत हुई थी वो भी उत्तर प्रदेश से, महोबा से शुरुआत हुई थी। ये होती है 2020 के समय पर, यानी कि उज्ज्वला जो 2.0 आता है उसकी जो शुरुआत है वो 2020 में हुई थी महोबा से। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि आपका यहाँ पर पूछा गया कि हीरा कुंड कैप्टिव पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? यानी कि जो हीरा कुंड है आपका पावर प्लांट है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका संबलपुर जिले के हीरा कुंड के पास स्थित है, जो कि आपका कोयला से आधारित होता है। तो कई बार आपका पूछते हैं कि हीरा कुंड जो बांध है वो किस नदी पर बना है? तो अगर कई बार अगर बांध पूछ लिया जाए तो हीरा कुंड जो बांध है वो बना हुआ है महानदी पर। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य दोनों के गुरु को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये कौन था? देखिए कई बार इस तरह से पूछते हैं कि दो डांसों से लोग रिलेटेड होते हैं, यानी कि दो शास्त्रीय नृत्य होते हैं जिनसे किसी का संबंध होता है। उसी प्रकार से सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह क्या है कि इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से भी है, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, साथ ही साथ ओडिसी का भी है, जो कि ओडिशा का यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे कम उम्र की बात करें जिनको पद्म भूषण मिला सबसे कम उम्र में, वो थी यहाँ पर यही सोनल मानसिंह। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओडिशा के पहले व्यक्ति कौन हैं जिनको पद्म विभूषण मिला, तो वो थे केलुचरण महापात्रा, जिनको मिला हुआ था। इनको 1992 में पद्म भूषण मिलता है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि ये अवार्ड किस वर्ष दिया गया था, तो 1992 यानी 1992 में इनको पद्म भूषण मिलता है। उसके बाद आता है 2003, उस समय इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और सबसे कम उम्र की प्राप्त करता थी, तो अगर सबसे कम उम्र की पद्म पुरस्कार पाने वाली अगर आपसे व्यक्ति पूछी जाए तो वो यहाँ पर सोनल मानसिंह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवरोज उत्सव कब मनाया जाता है? देखिए नवरोज उत्सव से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो नवरोज क्या होता है? एक्चुअली ये होता है नव वर्ष।
नववर्ष किसका होता है? ये होता है पारसी लोगों का, यानी कि पारसी यानी कि ईरानी जो लोग होते हैं उनका नववर्ष होता है नवरोज। और ये ईरानी कैलेंडर का क्या होता है कि ईरानी कैलेंडर के अनुसार ये पहला दिन होता है। तो ये फारसी त्यौहार है जिसने कि नवरोज की शुरुआत की। ईरान के कैलेंडर का पहला दिन होता है जिस दिन नवरोज मनाया जाता है, और ये पारसी लोगों का नववर्ष भी कहा जाता है, क्योंकि ईरान में देखिए पारसी लोग ही रहते हैं, तो वो आपका ईरानी वहाँ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था 5 अप्रैल 2022 से कि कौन है यूपीएससी के अध्यक्ष। देखिए यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करें तो ये थे मनोज सोनी, यानी कि वर्तमान में है। और अगर आपसे कभी पहले पूछ लिया जाता है इनसे पहले कौन थे, तो वो थे प्रदीप कुमार जोशी, यानी कि इनसे पहले प्रदीप कुमार जोशी थे, जिनका जो स्थान है वो मनोज सोनी के द्वारा लिया गया 5 अप्रैल 2022 से। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि सबसे अधिक है? तो दशकीय अगर वृद्धि की बात करी जाए सबसे अधिक किसकी है, तो वो है मेघालय की। दशकीय वृद्धि आपसे पूछी गई, जहाँ पर 10 सालों में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है, क्योंकि मेघालय की जो वृद्धि हुई थी 10 सालों में वो 27.8% थी। अरुणाचल प्रदेश की जो थी वो 25.9% थी। बिहार की वहाँ पर थी 25.10%। तो अगर लास्ट के हर चीज़ में आपको 3 देख लेना है, 3 रैंक देखनी होती है। मान लीजिए आपने मेघालय याद कर लीजिए, दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, तीसरा जो है बिहार यहाँ पर हो गया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में जो है दादरा और नगर हवेली में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी, 55% आपकी थी ये, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आती थी। ये आपका राज्य का मामला नहीं है। जब केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जाएगा तो दादरा नगर और हवेली आ जाएगा। सबसे कम विकास दर आपकी बात करें तो नागालैंड की रही हुई थी, जो पहले भी आता है। नागालैंड की क्या थी कि सबसे कम रही थी, क्योंकि इसकी जो दशकीय वृद्धि थी वो नकारात्मक थी, जो कि 0.47% थी। और इसके बाद जो सबसे कम दशकीय वृद्धि थी वो तो केरल की। केरल का लिंगानुपात अधिक हो सकता है, सबसे ज़्यादा साक्षरता सबसे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन दशकीय जो वृद्धि है वो आपकी कम रही है। नागालैंड के बाद दूसरा नंबर ही आता है। भारत की कुल अगर दशकीय वृद्धि करी जाए तो 17% जो है 10 सालों में जनसंख्या बढ़ गई थी, 2001 से लेकर के 2011 तक। नेक्स्ट है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है कि जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं भाग 3 में। देखिए मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में दिए गए हैं, और अनुच्छेद आपके 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं। जब इनका हनन होता है, इनका हम पूर्णतया इनको नहीं जी सकते, तब हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना होता है। हाई कोर्ट जो होता है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार देता है, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत देता है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आपके अनुच्छेद 32 है जो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जो होता है रिट याचिका लगाई जाती है, जिसमें कि उच्च न्यायालय के लिए 226 जैसा कि आपको बताया, और सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 आपका होता है। नेक्स्ट है उड़ीसा में रच पर्व किस महीने में मनाया जाता है? देखिए रच पर्व कई बार पूछा जाता है। रच पर्व जो है ये उड़ीसा से संबंधित होता है। ये दरअसल इसके रच पर्व की बात करें तो ये पृथ्वी के नारित्व की जश्न मनाने का एक तरह से होता है। अब यहाँ पर बात करें रच पर्व की तो एक तरह से इस तरह से देखते हैं कि जो पृथ्वी है यानी कि जो हमारी धरती माँ है उसके पीरियड का टाइम होता है, तो उस समय लोग खेतों में जुताई नहीं करते हैं या खेत को खोदने का काम नहीं करते हैं, इस तरह के काम नहीं करते हैं, वो मनाया जाता है रच पर्व के तौर पर उड़ीसा राज्य में। तो ये जून के मध्य में आपका मनाया जाता है। अगर इसका टाइम पीरियड आपसे पूछ लिया जाए तो ये जून के महीने में हो जाएगा रच पर्व। और मिथुन संक्रांति के दिन उड़ीसा में रच पर्व मनाया जाता है, और जिससे क्या होता है कि जो मानसून की शुरुआत है वो होती है और पृथ्वी के नारित्व का जश्न आपका एक अनूठा त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन आपको जो पूछा गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि असुर पराजित की कथा जो है रावण और उसके लोगों की कहानी है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए असुर एक कहानी है, कई बार ये बुक है एक तरह से समझ सकते हैं कहानी की असुर।
पराजित की कथा जिसको बोलते हैं। तो इसका लिखी किसके द्वारा गए, तो इसका आनंद जो नीलकांतन ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आनंद नीलकांतन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है असुर। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन का यहाँ पर बौद्ध विश्वविद्यालय पूछा गया जो कि सबसे पुराना है, तो इसमें आ जाता है नालंदा का, बिहार का, जो सबसे प्राचीन है, जिसे कि 427 से लेकर के 1127, ये 427 ईस्वी से लेकर के इसमें 1157 तक, यानी कि आपका 1197 तक उच्च शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र रहा था, जो कि बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, और ये बिहार में स्थित है। और जो चीनी यात्री हेन स्वांग था, हेन स्वांग के बारे में पता होगा, ये आया हुआ था हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश के एक शासक थे, उनके समय में आया हुआ था, तो ये इसी में आया हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय के समय पर शिक्षा लेने, यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल है। देखिए राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में क्या होता है, इसमें कुल 61 विषय होते हैं, यानी कि 61 विषय हैं, थीम है, जो कि आपके राज्य सूची में किए गए हैं, जिसमें कि सार्वजनिक व्यवस्था है, पुलिस है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता है, अस्पताल और औषधालय है, सट्टा जुआ, जेल, तीर्थ, ये सब क्या होते हैं कि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची की अगर बात करें तो समवर्ती सूची में कुल 52 विषय आपके शामिल होते हैं, यानी कि 52, जिसमें कि शिक्षा आता है, जंगल आता है, ट्रेड यूनियन आता है, शादी आता है, दस्तक ग्रहण आता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से ये बनता है कि समवर्ती जो सूची है उसको लिया किस देश से संविधान के अंदर, तो फिर इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ से समवर्ती सूची को लिया गया। तो ये चीज़ें याद रखनी कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। और समवर्ती सूची में 3 विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार को कर लगाने का अधिकार होता है। 3 ऐसे विषय भी हैं समवर्ती सूची में, क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, इसमें 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, जिसमें कि शिक्षा था, वन था, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण था, वजन और उपाय न्यायिक प्रशासन था, और सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का जो गठन और संगठन था, इसको राज्य सूची से लेकर के समवर्ती सूची में डाला गया था। एक तीसरी सूची आती है जो कि होती है संघ सूची। इसकी अगर बात करें तो ये होती है संघ सूची। तो संघ सूची जो होता है मूल रूप से इसमें 97 विषय होते हैं, और अब तक इसमें 100 विषय हैं, जैसे कि रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, राजमार्ग, संचार। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये संघ सूची में आते हैं, और संघ सूची में कुल 15 विषय हैं जिन पर संसद को कर लगाने का विशेष अधिकार है। तो देखिए इस तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन है सेट, ये आपके लिए रेगुलर आता रहेगा। इसकी जो टाइमिंग है, हम अगर आप लोग कहेंगे तो 25 से 30 मिनट भी कर देंगे, यानी कि 20 मिनट से प्लस ही रखेंगे इसकी टाइमिंग। आज के बाद से ट्राई करेंगे। तो जिन लोगों ने वीडियो को शेयर ना किया हो शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, एंड डू सब्सक्राइब। देखिए सब्सक्राइब जरूर करना है सभी को, क्योंकि यहाँ पर 30+ वीडियोस होंगी जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होंगी। एग्जाम में क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। बाकी एग्जाम का एनालिसिस भी करवाया जाएगा। हर अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो वहाँ से जाइए, जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आप लोगों को नहीं जाना है। और बाकी अगर वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर अगर कहीं भी कर सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 में। थैंक यू।